तो हमने अ, स्वर पढ़े थे सुबह और व्यंजन पढ़े, ठीक है। तो स्वर स्वर में हमारे 11 स्वर थे और 2 अयोग वाह थे, ठीक है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ऋषि। ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर हम बोलेंगे स्वर के भेद, स्वर के भेद, तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लो। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। क्या बोला मैंने? बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय। क्लियर हो गया? सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। जैसे मैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आपके, अ, जब आप आ बोलते हो तो उसमें एक से अधिक मात्रा है आ, ठीक है। उसमें साउंड ज्यादा कर लग रहा है। दूसरा है ई, उ, ठीक है। और इसी के साथ आता है आपका री, ठीक है। तो आप शुरू से देख पा रहे होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां वर्ड जो है वो ह्रस्व स्वर है। क्या है? ऋषि। ह्रस्व स्वर। क्लियर है? और बाकी जितने भी बचे उनको बोलने में दोगुना समय लगता है, ठीक है। मुख्य रूप से बोलने पे ही ये निर्धारित करते हैं कि उसको बोलने में कम समय लग रहा है तो ह्रस्व है, और उसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है तो वो दीर्घ है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर, जिसको ज्यादा समय लग रहा है। तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? सारे जितने ह्रस्व से छूटे वो सब इसमें आ जाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। समझ गए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। क्लियर हो गया? ठीक है। लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए स्वर के भेद। इसमें लिखिए बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को स्वरों के दो भेद हैं। स्वरों के दो भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर। देखो ह्रस्व स्वर लिखो जरा ठीक से है। जो ह है उसके नीचे एक र है, ठीक है। और ह्रस्व ये ऐसे लिखना है, ह्रस्व स्वर। दूसरा लिखिए दीर्घ स्वर, ठीक है। पहले हेडिंग डालिए ह्रस्व स्वर। इसमें लिखिए जिन स्वरों को बोलने में केवल
एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है। उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, इ, उ, री। लिख दिया। आगे लिखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने जिन स्वरों के बोलने में केवल सॉरी जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। सर हाँ जी। सर अगर क्वेश्चन आएगा कि स्वर के कितने भेद हैं तो हम 2 लिखेंगे? हाँ, पर सर लेकिन आधार आधार समझे? अगर वो आधार बोलेगा ना, उसमें आधार भी तो है। उसका आधार है ध्वनि में या बोलने में लगने वाले समय के आधार पे। ठीक है। सर पर ना वो क्या बोलते हैं राजपाल की बुक में तो कुछ और ही अलग आ रखा है, उसमें 3 बोल रखे हैं ना, प्लूत सर भी जोड़ रखा है उसमें, ओम वाला। प्लुत वाला जो है ना, वो प्लुत स्वर काउंट करते नहीं है। एनसीईआरटी तो नहीं करती उसे काउंट, वही प्लुत स्वर को उसका जो ना। पेपर बनता है ना, पेपर का पैटर्न है वो एनसीईआरटी के बेस पे बनता है या फिर और दूसरे बुक के बेस पे? पेपर कैसे भी बने, लेकिन जो ऑथेंटिक होता है, जो कोर्ट में चैलेंज होता है, वो एनसीईआरटी के बेस पे होता है। मैंने कि अप्रूवल ज़्यादा एनसीईआरटी को है ना मतलब हाँ, यस। इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है। कोई नहीं, प्लुत आएगा तो प्लुत भी पढ़ा देंगे, पर ये है कि जो है इसमें वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ठीक है, अब इसमें आता है मात्रा। ठीक है। देखिए, स्वर मूल में कैसा है और मात्रा में कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद पढ़ने वाले हैं व्यंजन, और व्यंजन में यूज होती है मात्रा। ठीक है। तो इसमें है मूल में अ, आ, ई, मूल में 11 मात्रा में 10 ना? ई, 1 मिनट, उ, ऊ,
री, ए, आई, ओ, औ। क्या बोल रहे थे आप, बताओ। तो मैं ये बोल रही थी ना, मूल में 11 है और मात्रा में 10 होती है। मूल में 11 है, मात्रा में 10 होती हैं। कौन सी हाँ, मात्रा फिर नहीं? उसको कौन सी मात्रा नहीं लगा रहे हो आप? औ वाली? औ की मात्रा नहीं लगाते ना। औ की मात्रा नहीं होती, लेकिन उसको इंडिकेट करते हैं ऐसे। ठीक है, याद रखना। आ की मात्रा ये है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ये है। बड़ी ई की मात्रा ये है। ऊ की मात्रा ये है। ऊ की मात्रा ये है। री की मात्रा ये है। ठीक है। ए की मात्रा ये है। आई की मात्रा ये है। ओ की मात्रा ये है। औ की मात्रा ये है। ठीक है। तो अ को छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। समझ रहे हैं? अगर हम अ को छोड़ दें तो प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, जो यूज होती है किसमें? व्यंजन में। समझ आ गया? इसको नोट करो पहले। ऊपर से हेडिंग डालना, स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, तो ये तो हुई मात्राएं। ठीक है, ये पहले इसको पहले मात्रा की डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग लिखिए मात्रा। उसमें लिखिए व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप या चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जो रूप या चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर, ये लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। ज्ञात हो कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में सामान्य रूप में, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में सामान्य रूप में अ स्वर मिला रहता है। अ स्वर मिला रहता है। ठीक है, लिख लिया है। अब इसके अलावा कुछ मात्राएं और भी हैं, जैसे
ये वाली मात्रा, ठीक है। और इस मात्रा को कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे मैं कहता हूं अंश, ठीक है, हंस, ठीक है, गंगा, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण हुआ किससे हुआ? नाक से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? ये वाला देखा है? इसको क्या कहते हैं? चंद्र चंद्रबिंदु। इसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होना। जैसे आप खुद ही एक्सपीरियंस करिए, हंस, देखिए बोलो, हंस में आ रहा है ना, हंस में नाक से भी और मुंह से भी, ठीक है, ठीक है। और मुंह, मुंह में भी यही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्लियर हो गया? और तीसरा आपका आता है ये, जिसको बोलते हैं विसर्ग। ये तो पढ़ाई होगा। विसर्ग, ठीक है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग हमें साउंड देता है ह की। समझ रहे हैं? किसकी? ह की। जैसे मैंने बोला प्रातः, मैं बोलता हूं प्रातः। समझ रहे हैं? जैसे मैंने बोला प्रायः, तो प्रायः, य के बाद मैंने क्या बोला? आधा ह, प्रायः, ठीक है। तो ये साउंड देता है आधे ह की। तो ये तीन और मात्राएं हैं उन मात्राओं के अलावा, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए अनुस्वार, उसका सिंबल देखिए कैसा है, ह के ऊपर अंग की मात्रा। अब समझे मैं ये सिंबल क्यों बता रहा था आपको? ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल अ का है, ठीक है। लिखिए, अनुस्वार करके डैश करके लिखिए। इसका उच्चारण मुख्यतः नाक से होता है। जैसे हंस, अंश, कंधा, गंगा आदि। दूसरा लिखिए अनुनासिक। इसमें लिखिए, इसमें स्वरों का उच्चारण, इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे अंगूठी, गंवार, मुंह और हंस।
ठीक है। तीसरा लिखिए विसर्ग, उसका सिंबल भी बनाइए। इसमें लिखिए इसका प्रयोग सदैव स्वरों के बाद ही होता है। इसका प्रयोग सदैव स्वरों के बाद ही होता है और इसका उच्चारण कुछ हद तक आधा हौ के नीचे हलंत लगाना है, ठीक है। आधे हौ या आधे हौ की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः आदि। ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन पर। तो हमने जो सुबह पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, है ना, और पढ़ा था हमने ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। उनकी डेफिनेशन देखने की आखिर वो स्पर्श व्यंजन के तहत क्यों रखे गए। ठीक है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में आपके जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग थे, वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको बोलने में, ठीक है, उनको बोलने में मुंह के दो अंग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। और स्पर्श करने का मतलब है पूरी तरह छूना। अब मैं पूरी तरह छूना क्यों बोल रहा हूं ये आगे बताऊंगा। पूरी तरह छूना, समझ रहे, पूरी तरह छूते हैं तो उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 25 है। और अब आप अगर इनको लिखेंगे तो आप क वर्ग में लिखेंगे क, ख, ग, घ और ग। तो आपको सबके नीचे हलंत लगाना है, समझ आया। लिखिए, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखो। लिखिए व्यंजन के भेद, ऊपर हेडिंग डालिए व्यंजन के भेद। इसमें लिखिए व्यंजन के मुख्यतः चार भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। अब लिखिए पहला स्पर्श व्यंजन।
इसमें लिखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के दो अंग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी पूरी तरह छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है और वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो इस प्रकार से आपको इसके बाद लिखना है क वर्ग, और उसमें लिखना है क, ख, ग, घ और ग। इसके बाद आता है आपका च वर्ग, फिर आता है आपका ट वर्ग, फिर आपका आता है ट वर्ग, और फिर आता है आपका प वर्ग। ठीक है, इन सबको लिखिए फटाफट खुद से, सुन पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, लिख दिया है। अब हम आते हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन पर। अंतहस्थ है ये, इसका पूरा सही में नाम है अंतहस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। देखो ये कह रहा है वर्णों का उच्चारण, ठीक है, स्वरों और व्यंजनों के बीच का लगता है। स्वरों और व्यंजनों के बीच का मतलब समझ रहे हैं? इसके उच्चारण के समय जो दो अंग है मुंह के, ध्यान से समझो, जो मुंह के दो अंग हैं वो एक दूसरे को वो एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते। ठीक है, अगर करते तो वो ये भी स्पर्श व्यंजन में होते। समझ गए?
ये स्पर्श व्यंजन में नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करते। इसका प्रमाण आप खुद से कर सकते हैं। जब आप यौ बोलते हैं, यौ, तो देखो साउंड तो आ रहा है लेकिन मुंह में कहीं कोई टच नहीं हो रहा, यौ। ठीक है। रॉ, 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 आप रॉ बोलोगे ना तो आपकी जीभ ऊपर ऐसा लग रहा है टच हो रही, लेकिन हो नहीं रही। य और रॉ, समझ रहे? लॉ, वॉ, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं चार, य, रॉ, लॉ, वॉ, हलंत के साथ, इन शब्दों में जो मुंह के दो अंग हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रहे, इसलिए इनको बोला जा रहा है अंतस्थ। मतलब स्वरों और व्यंजनों के बीच के जो वर्ण हैं वो ये हैं। समझ गए? स्वर और व्यंजन के बीच के जो वर्ण है वो अंतस्थ व्यंजन है। लिखिए अंतस्थ व्यंजन। इसमें लिखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है और इनके उच्चारण के समय मुख के कोई भी दो अंग, मुख के कोई भी दो अंग एक दूसरे का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो लिख लीजिए इनको, य, र, ल, व, हलंत के साथ। ठीक है, लिख दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन पर। देखो ऊष्म व्यंजन में तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा बाहर आ रही है। मतलब समझे? जब आप इन शब्दों को बोल रहे हैं तो मुंह में रगड़ खाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से गर्मी बाहर आ रही है, जैसे शौ, 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 सौ, हौ। जब इन शब्दों को आप बोलेंगे तो ऊष्मा ऑटोमेटिकली बाहर आएगी क्योंकि अंदर फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन से जब ऊष्मा बाहर आती है इन शब्दों को बोलने में, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, लिखिए ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु अत्यधिक रगड़ खाने के कारण, अत्यधिक रगड़ खाने के कारण उष्ण या गर्म होकर बाहर निकलती है। उष्ण या गर्म होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
ठीक है, उसके आगे लिख दीजिए सौ, शौ, सौ, ह। ठीक है। अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन, देखो संयुक्त व्यंजन नाम से ही आपको लग रहा होगा कि दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिले हुए। क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनने वाले, ठीक है, व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा आपको। जैसे क्ष है, क्ष है ना, क्ष। तो जो क्ष है ये वास्तव में हलंत के साथ नहीं है, ये पूरा है। और क्ष बनता है आधा क प्लस श से। समझे? और क्ष को कभी हलंत के साथ मत लिखना, ठीक है, संयुक्त व्यंजन को हलंत के साथ नहीं लिखना। दूसरा है त्र। त्र, देखो आप जब त्र बोल रहे हो तो मुंह से निकल रहा ना तो प्लस र। तो जो तो है ये, और इसके साथ र, ठीक है, तो आधा है, रो पूरा है। फिर आता है ज्यो। ज्यो, ज्यो में आ रहा है जौ और प्लस यो, यो, चौ छो जो जो यो वाला, ठीक है। और फिर लास्ट में आ रहा है श्रो। श्रो में भी आपको लग रहा होगा शौ प्लस रो। समझ आया? तो ये हलंत के साथ नहीं होते, संयुक्त व्यंजन हलंत के साथ नहीं होते, क्योंकि ये मिक्स्ड है, ये संयुक्त व्यंजन है। समझ रहे हैं? ये क शौ से छ बना, तो रो से त्र बना, जौ और यो से ज्यो बना, और शौ और रो से श्रो बना। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखिए इसकी। संयुक्त व्यंजन, इसमें लिखिए दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन, बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित, पहला व्यंजन स्वर रहित, ब्रैकेट में लिखना है आपको आधा, तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित, और ब्रैकेट में लिखना आपको पूरा होता है, पूरा होता है। और अब लिख लीजिए अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, और उनको कौन कौन संयुक्त हो रहे हैं उनको भी लिखिए।
नीचे से नोट लिखिए, नोट। उसमें लिखिए, इन व्यंजनों के अलावा, इन व्यंजनों के अलावा हिंदी में ड और ढ, कौन सा ड? ये वाला, जिनके नीचे बिंदु लग रहा था, ठीक है। ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग भी होता है, किंतु ये मूल रूप से, किंतु ये मूल रूप से हिंदी के अपने व्यंजन नहीं है। हिंदी के अपने व्यंजन नहीं है, इसलिए इन्हें आगत या ग्रहित व्यंजन, आगत या ग्रहित व्यंजन कहा जाता है। आगत या ग्रहित व्यंजन कहा जाता है।